नमस्कार दोस्तों, आपका के शहर की बात में स्वागत है। आज काफ़ी दिनों बाद रहे हैं और आज का सेशन थोड़ा सा लंबा रहेगा। इसको डिवाइड किया है, तो ये 4 भाग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट भी हैं, महत्वपूर्ण भी हैं। इसमें थोड़ी सी हमारी संवेदनाएं और पुरानी यादें भी जुड़ी हैं। तो मैं आपको जो है फर्स्ट भाग जो है, जो आज आप सभी जैसे जानते हैं कि 16-17 की रात को और सुबह को 17 तारीख को बहुत बड़ी आपदा केदारनाथ में आई थी 2013 में। उस समय पर जो है मैं वहाँ पर 15 तक पोस्टेड रहा। दोस्तों, मैं इससे कुछ हमें सीख भी लेनी है कि हमने वहाँ क्या सीखा, हमें मोटिव। इसमें बहुत सारे पहलू मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, ये फेटफुल नाइट जो 16-17 की रात थी, तकरीबन 7:30 बजे से ये शुरू हुआ रामबाड़ा से, और सुबह 6 बजे 7 बजे ये जब चोराबाड़ी ताल टूटा, उसके साथ मतलब ये जो जल प्रलय आई थी, इसने हमारे जो पुलिस विभाग के साथ साथ जो वहाँ जनता थी उस पर बहुत बड़ा कहर डाला। मैं उनको याद करना चाहूँगा, उनका स्मरण करना चाहूँगा, उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। तो दोस्तों मेरे साथ बियर करेंगे, मैं उन सब का नाम आज आपके सामने लूँगा। इसमें पुलिस विभाग के 14 लोग थे, जिसमें हेड कांस्टेबल सतीश चंद्र पोखरियाल, महिला कांस्टेबल कल्पना आर्या, महिला कांस्टेबल नीलिमा यादव, महिला कांस्टेबल शैल बाला मिवाल, कांस्टेबल भगत सिंह, कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल भगत सिंह, हेड कांस्टेबल कुंवर सिंह, कांस्टेबल अनिल, कांस्टेबल सुबोध थपलियाल, कांस्टेबल महक सिंह, कांस्टेबल जगदीश सिंह, कांस्टेबल अभिषेक, कांस्टेबल सूरज ध्यानी। दोस्तों, ये जो 16-17 की आपदा में जो रात में आई और जो सुबह में आई, उसमें इन लोगों ने अपनी जान की आहुति दी। इसमें जो कांस्टेबल सबसे पहले हेड कांस्टेबल सतीश पोखरियाल है, वो रात भर सूचना सेट के द्वारा देता रहा, और सुबह जब चौकी बह गई हमारी, तो उसके साथ ही ये सेट पे था और ये उसके साथ बह गया आपदा में। उसके बाद जो है एक MI-17 हेलीकॉप्टर जो है 25 जून को रेस्क्यू के दौरान, जब रेस्क्यू का काम चल रहा था, तो ये वहाँ से वापस ला रहा था जो हमारे और सुरक्षा बल हैं उनके लोगों को, और ये क्रैश हो गया। इसमें सबसे पहले जो NDRF के 9 लोगों की इसमें मृत्यु हुई, शहीदी प्राप्त की इन्होंने। इसमें कमांडेंट थे इनके नित्यानंद गुप्ता, निरीक्षक भीम सिंह, उपनिरीक्षक सतीश कुमार, कांस्टेबल विनय यगन, कांस्टेबल वसवराज, कांस्टेबल संतोष कुमार पासवान, कांस्टेबल संजीव कुमार, कांस्टेबल शशिकांत, कांस्टेबल अहीर राव। इसके बाद दोस्तों इनके साथ जो है साथ साथ ITBP के जवान भी थे, क्योंकि सभी फोर्सेस साथ में काम कर रही थी। इसमें उपनिरीक्षक ITBP के जयेंद्र प्रसाद, कांस्टेबल विभूति राय, कांस्टेबल सर्वेश कुमार, कांस्टेबल नंदराम, कांस्टेबल अजय लाल, कांस्टेबल जमोन। ये 6 लोग जो ITBP के थे। और इसके साथ साथ, क्योंकि आप जानते थे MI-17 एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर है, और एयरफोर्स के विंग कमांडर श्री डेरिल कैस्टेलिनो, आप इसको लीड कर रहे थे। फ़्लाइट लेफ्टिनेंट जो है परवीन, फ़्लाइट लेफ्टिनेंट तपन कपूर, जूनियर वारंट ऑफिसर श्री अखिलेश कुमार, और सर्जेंट सुधाकर यादव। ये 5 लोगों ने भी अपनी जान की आहुति इस रेस्क्यू ऑपरेशन में की। इसके बाद दोस्तों, जब रेस्क्यू चल रहा था, पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा था, उसमें भी एक प्राइवेट जो हेलीकॉप्टर वहाँ, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की, वहाँ लोकल छोटे हेलीपैड बनाए गए जहाँ पे ये लोग के छोटे हेलीकॉप्टर उतर सकते थे। इसमें कैप्टन GS धारीवाल और उनके टेक्नीशियन अभय रंजन 24 जुलाई 2013 को जब ये केदारनाथ से वापस आ रहे थे, तो केदारनाथ में इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और इनकी डेथ हो गई। इसी प्रकार जो वहाँ विभिन्न ड्यूटियाँ लगाई गई थी, उसमें हमारे एक SDM अजय अरोड़ा,
ये भी वहाँ पे एक टेम्पररी पुल बनाया गया था जिसको पार करते हुए आप नदी में गिर गए और आज तक उनकी बॉडी कहीं मिल नहीं पाई। तो दोस्तों बहुत त्रासदी जो है बड़ी आई थी, लोग बहुत ज़्यादा संख्या में मरे हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा कि आज तक विवेचना से कितने लोग मिसिंग हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लोग मिसिंग जो है कुछ 5,000 कहते हैं, कुछ 10,000 कहते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उसकी एग्जैक्ट फिगर पुलिस के पास है क्योंकि हमने सारे केसों की विवेचना की है। तो दोस्तों मैं अब वापस आता हूँ कि हम जो हमारी टीम है, इसके साथ साथ दोस्तों अभी रिसेंट इंसिडेंट हुआ है। मैं आप सब लोग जानते हैं जो मूवी केदारनाथ बनी थी उसने दोबारा से हमारी यादों में इसको ताज़ा कर दिया था। उनसे जुड़े हुए किरदार जो सुशांत हैं उन्होंने रिसेंटली सुसाइड कर लिया है और सब लोग जानते हैं किस तरीके से ये सिचुएशन डेवलप हुई है। बहुत भारी दुख जो उनके जो श्रोता थे उनको पहुंचा है क्योंकि वो एक यंग एक्टर थे, मतलब एक बडिंग एक्टर थे। तो दोस्तों मुझे इसी के साथ एक आपको थोड़ा सा मैसेज भी देना है कि हम लोग जो है एक तरफ तो कोरोना से हम लोग जान गंवा रहे हैं और उसके साथ साथ हम दूसरी तरफ जो है जो होप है, हम होप लूज़ कर रहे हैं। ये आदमी सुसाइड तभी करता है जब हम अपनी सारी हमें होप नहीं रहता है, हम होपलेस हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा एक इंसिडेंट के केदारनाथ में एक लेडी थी जिसका वेट 100 किलो था, 100 केजी से ज़्यादा था और उसको लोगों ने देखा था और कहा था कि ये नहीं बच पाएगी क्योंकि वो चलने की हालत में नहीं थी। लेकिन उसको भी रेस्क्यू करके लाया गया जिसको कोई होप नहीं था। लोग सोच रहे थे कि भाग जाएंगे, पहाड़ों में चले जाएंगे, चढ़ जाएंगे, खुद ही पार कर लेंगे पहाड़, लेकिन वो लेडी वहाँ रही, उसने होप रखा, पेशेंस रखा और वो रेस्क्यू होके आई। तो दोस्तों ये कठिन समय है, मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि वो अपना जो मनोबल है इस परिस्थिति में बनाए रखें। ये हमने पुरानी आपदा में देखा है कि जिसने मनोबल बनाए रखा, आज आप केदारनाथ जाएं, वहाँ कैसी व्यवस्थाएं हैं आप देख सकते हैं। तो पुलिस बल ने, सभी फोर्सेस ने मनोबल बढ़ाए रखा, तो उससे जो है ये चीज़ अचीव हो पाई। अब दोस्तों क्योंकि हम लोग इतना महत्वपूर्ण चीज़ पर आए हैं, तो जिस टीम ने इसमें काम किया है मैं उनको भी स्मरण करना चाहूँगा। जो पूरी टीम केदारनाथ में लगी, वो चाहे प्रशासन की हो, चाहे अन्य फोर्सेस की हो, प्राइवेट लोग हों। तो इसमें मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा हमारे जो उस टाइम पर DIG गढ़वाल थे, अमित सिन्हा साहब। उसके बाद हमारे उस टाइम DIG मरतोलिया साहब, जिन्होंने रोड कंस्ट्रक्शन से लेके सारा डेड बॉडीज़ का कार्य को सुपरवाइज़ किया। उस टाइम नीलेश बर्णे साहब, हमारे जो अभी प्रेजेंट SP हैं रुद्रप्रयाग के, नवनीत भुल्लर, हमारे SP सिटी जो हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, देवेंद्र पिंचा। इसके बाद परमेंद्र डोभाल, मणिकांत मिश्रा, लोकजीत सिंह, स्वप्न किशोर, स्वतंत्र सिंह, हमारे CO जो उस टाइम रुद्रपुर थे, जो वहाँ पे उस टाइम केदारनाथ की आपदा के टाइम हमारे SDM और CO वहीं थे। रात में हमारे CO साहब बह गए थे, 10-15 मिनट बाद उनको किसी ने रेस्क्यू किया, उन्होंने एक पत्थर पकड़ के अपनी जान बचाई। तो ये CO हमारे रामेश्वर प्रसाद डिमरी, आपका जो जितना योगदान रहा बहुत अच्छा रहा। इसके बाद संजय उप्रेती, ये ATS के सब इंस्पेक्टर हैं अभी आजकल। इनके द्वारा बहुत ही अदम्य साहस का वहाँ दिया गया और इन्होंने सारा मतलब स्वयं रहते थे, लीड करते थे ये नवनीत के साथ। और जो डेड बॉडी का डिस्पोजल, जो बहुत बड़ा एक कार्य पुलिस को करना पड़ा उसके बाद में, तो इसमें आपने उसके पुनर्निर्माण में बहुत योगदान दिया। आपकी भी हम प्रशंसा करते हैं। उसके बाद पाठक, सब इंस्पेक्टर पाठक जो हैं, ये लगातार केदारनाथ में उसके बाद इन्होंने खुद वॉलंटरी अपने आप को ऑफ़र किया। जब कोई नहीं रहना चाहता था वहाँ चौकी इंचार्ज के रूप में, तो आपने अपने आप को कहा मैं सेवाएं दूंगा। और केदारनाथ में इन्होंने ऐसा माहौल तैयार किया जहाँ हर कोई जाना चाहता था। इन्होंने वहाँ ब्रह्म वाटिका बनाई जो बहुत ऊँचे, वहाँ केदारनाथ से भी ज़्यादा हाइट में जो ब्रह्म कमल उगता है, इन्होंने अपने पुलिस चौकी में उगाया उसको, वहाँ आलू उगाए। तो आपके जो है, जो आपका संकल्प है और इतनी निष्ठा है, मैं उससे सभी लोग प्रभावित हुए, अकेले हम लोग नहीं हुए। आप हमारे पुलिस बल में हैं, इसका हमें गर्व है। इसके बाद जयपाल नेगी, हमारे अगस्त मुनि के SHO सत्यव्रत,
हमारे चौकी इंचार्ज ममगई जो केदारनाथ आपदा वाले दिन वहाँ इंचार्ज थे, सोनप्रयाग के चौकी इंचार्ज महेश रावत, गुप्त काशी के चौकी इंचार्ज अजय जाटव, हमारे गौरीकुंड के चौकी इंचार्ज हेमेंद्र रावत, हमारे दोनों स्टेनो प्रेम बाबू, गिरीश सती, जिन्होंने दिन रात एक कर दिया। इन्होंने सभी लोगों से सूचना देना करना, और स्पेशली प्रेम बाबू जो है, मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा। मैंने इनसे मेहनती और कर्मठ जो है अब कोई बाबू नहीं देखा है, जो बिल्कुल जो है 24 घंटे उपलब्ध रहता है और उसको सारी चीज़ याद रहती है। इन्होंने पता नहीं कितने लोगों से लाइजन किया होगा और कितने लोगों की जान या हेल्प इन्होंने मतलब करी होगी, इनको भी मैं स्मरण करता हूँ। इसके बाद एक कांस्टेबल काला जो है, ये हमारे कांस्टेबल ऐसे थे उप्रेती, और ये तो इन लोगों ने उसके बाद जो है माउंट एवरेस्ट तक चढ़े। ये इनके द्वारा माउंट एवरेस्ट भी क्लाइंब किया गया है। ये जो आपदा में इन्होंने ट्रेनिंग की, जो कार्य किया, इसके इनका मनोबल बढ़ा और ये अभी माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करके आए हैं। इसके बाद किशन जो मेरा गनर था, उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो परछाई की तरह मेरे साथ रहा, जो भी उसको हर एक आर्ट आती थी उसको, चाहे वो टेंट पिचिंग हो, चाहे खाना बनाना हो, हम रात में कहीं फंस जाएं, उसने जो ध्यान रखा मेरा भी अपना भी। तो उसके बाद नंदा देवी राज जात यात्रा में भी हम लोग गए, तो वो भी उसकी हिम्मत की भी मैं दाद देता हूँ। बहुत ही मेहनती और बहुत ही हिम्मती जो है हमारा गनर था। एडमिनिस्ट्रेशन में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पुरुषोत्तम सर का, जो रिलीफ कमिश्नर के रूप में आए और उन्होंने पहली बार केदारनाथ में पूरी सिविल प्रशासन की टीम को लेके वो ऑन फुट, हेलीकॉप्टर से नहीं, ऑन फुट टीम को केदारनाथ मंदिर तक लेके गए। तो सर डीएम देहरादून थे और उन्होंने वॉलंटियर किया रिलीफ कमिश्नर बनने के लिए कि मैं वहाँ जाऊँगा और मैं वहाँ प्रशासन या उसकी कमांड लूँगा। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हमारे डीएम साहब जावलकर साहब, जिन्होंने बहुत ही सिस्टमेटिकली ज़िले को दोबारा पटरी पर लेके आए। उन्होंने देखा कि जो केवल केदारनाथ नहीं है, पूरा ज़िला है, तो पूरे ज़िले में बाकी लोग भी डिस्ट्रेस में थे, बहुत जगह पे सड़कें टूटी हुई थी, तो उन्होंने पूरा इसको सिस्टमेटिक तरीके से हैंडल किया सिचुएशन को। एसडीएम राकेश तिवारी जो रात में केदारनाथ में थे हमारे सीओ साहब के साथ, आपने मुझे सूचना दी थी कि हमारे सीओ साहब बह गए हैं, लेकिन आधे घंटे में सुखद सूचना आपने मुझे दी कि वो दोबारा मिल गए हैं। तो ये आधे घंटे का जो समय था, इसमें मेरा मनोबल भी गिरा और पुनः मेरा मनोबल बढ़ा। जब सीओ साहब मिल गए तो मुझे लगा कि ये अचीवेबल टास्क है, हम इसको कर लेंगे। तो दोस्तों, ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं लाइफ में, इसलिए जो है हमें अपना निश्चय और अपना विश्वास बनाए रखना है। इसके बाद हमारे एडीएम साहब जो वहाँ से ट्रांसफ़र होके चले गए थे, सीडीओ पौड़ी बन गए थे, उनको पुनः बुला के वो फिर उन्होंने एडीएम का काम किया, श्री नवनीत पांडे, बहुत ही मेहनती और बहुत ही डेडिकेटेड ऑफिसर हैं। ललित नारायण मिश्रा एसडीएम रुद्रप्रयाग। उसके बाद उत्तम सिंह चौहान, ये बाद में एसडीएम मुखीमठ बने जब तिवारी जी चले गए। उसके बाद डीडीएमओ मैडम कैंथोरा, आप भी बहुत मेहनत की आपने। उसके बाद हमारे डॉक्टर अमित शुक्ला, जिन्होंने पूरा हॉस्पिटल और जो डिस्ट्रिक्ट में मैनेजमेंट करना था हेल्थ सर्विसेज का। एआरटीओ मनीष तिवारी, सीटीओ साहब तंजीम, और एक टीचर के रूप में जिन्होंने नोडल अधिकारी, जो एक तो केदारनाथ की जो फैमिलीज़ हैं जो इसको देखती हैं श्राइन को, उनके ही बीच में से एक गवर्नमेंट टीचर हैं सोमनाथ पोस्टी। इनके द्वारा बहुत सराहनीय कार्य किया गया, कैसे सामग्री भेजनी है, हेलीपैड पे खड़े रहते थे हमारे साथ, तो आपका भी मैं स्मरण करता हूँ। उसके बाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण था काम रिकंस्ट्रक्शन का, उसमें हमारे आर्मी के ऑफिसर कर्नल कोठियाल, उनके साथ हमारे डीआईजी साहब मरतोलिया की जॉइंट टीम, परमेंद्र डोभाल, मनोज सेमवाल, देवेंद्र सिंह, इनका स्मरण करते हैं। इन्होंने आज जो खड़ा है केदारनाथ, इनकी वजह से है। जब वहाँ कोई कार्य करने को तैयार नहीं था तो पुलिस और आर्मी ने जॉइंट टीम बनाई और जो है उसको, जैसे आप जानते हैं बॉर्डर एरिया में जैसे रोड बनाती है आर्मी, उसी तरीके से केदारनाथ का पुनः रोड बनाया गया। इसके साथ साथ जो आर्मी में हमारे सिख रेजिमेंट एक रुद्रप्रयाग में जो थी उस टाइम, उसके कर्नल मेहता, जिन्होंने रात से ही हमारे साथ थे, आर्मी की रिक्विजिशन की गई और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन किया।
उसके बाद एयर फोर्स के विंग कमांडर नायडू, जिन्होंने बहुत रिस्क लेके विंचिंग कराई, जहां एनडीआरएफ के जवान उतारे गए और उसके बाद वहां अस्थाई हेलीपैड बनाए गए। विंग कमांडर गुरप्रीत सिंह, ये जो हमारा वायुसेना का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर है MI-26, उसका जो है जिसमें ट्रक और जेसीबी डाल के वहाँ केदारनाथ में भिजवाई गई, आप उस हेलीकॉप्टर के मेन पायलट थे। आप आए, वहाँ सारी सामग्री पहुँची और इसका रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। आपके हम बहुत आभारी हैं। विंग कमांडर पिंटो, जो शुरू से हमारे साथ जुड़े थे। इसके बाद एनडीआरएफ के जो इनके सीओ साहब मनोज, जो 16 की रात से, जब आपदा आने वाली थी उस टाइम से ही ये लोग अलर्ट थे, तो तब से आप हमारे संपर्क में थे। उनके साथ इनके असिस्टेंट कमांडेंट कुलीश आनंद, एनडीआरएफ के आईटीबीपी के हमारे जो उस टाइम आईजी साहब थे श्री अमित प्रसाद साहब, जो अभी पंजाब कैडर में हैं, उनके कमांडेंट आईटीबीपी जो हमारे संपर्क में 16 की रात से ही थे। उसके बाद प्राइवेट पायलट्स में सबसे हमारे जो अजीज़, जिन्होंने कभी नहीं सोचा, एक मानवीय दृष्टिकोण से काम किया, कैप्टन भूपेंद्र। इन्होंने कभी नहीं देखा कि कहाँ अपनी जान की परवाह किए बिना कहीं भी लैंड करना था हेलीकॉप्टर, आपने किया और मैं आपका बहुत आभारी हूँ। A to Z आपने जो है काम किया और निस्वार्थ तरीके से किया, यहाँ तक कि आपने पशुओं को भी बचाया हेलीकॉप्टर में। तो इससे ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहूँगा। हमारे कैप्टन लाल, जो जिनके द्वारा रेस्क्यू में, ये भी बहुत ही अदम्य साहस था इनमें, कहीं पे भी हेलीकॉप्टर को ले जाना दोस्तों। लेकिन बहुत ही जो है दुख की बात है कि 2019 में जब बादल फटा था उत्तरकाशी में 19 अगस्त को, तो 21 अगस्त को ये वहाँ भी रेस्क्यू ऑपरेशन में थे, तो इनका हेलीकॉप्टर वहाँ क्रैश हो गया और आपकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। हमें बहुत दुख है इस चीज़ का। तो इसी के साथ जो हमारे वहाँ पर लोकल जो हेलीकॉप्टर कंपनियों की हेल्प करते हैं, जो दरवाज़ा खोलते हैं, ऑपरेट करते हैं, ये सामान लाते थे, बैठाते थे लोगों को, ब्रिज मोहन, बिष्ट, राणा, आप सबका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ साथ देवेंद्र सिंह राणा, आप जो है लक्ष्मण झूला टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष थे उस टाइम पर। आपके द्वारा स्वयं मुझे कॉल किया गया कि साहब आपको क्या मदद चाहिए, और हमारे पास उस टाइम टैक्सियाँ नहीं थी, तो आपने कहा आपको जितनी टैक्सियाँ चाहिए मैं दूंगा, 100, 150, जितनी मर्जी। तो इस तरह दोस्तों बहुत सारे लोगों ने हमारा सहयोग किया। काफ़ी लोगों के नाम छूट गए होंगे, डेफिनेटली छूट गए होंगे, मुझे क्षमा प्रार्थी हूँ मैं उनके लिए, क्योंकि ये केवल रुद्रप्रयाग से काम नहीं हुआ, ये देहरादून में भी कंट्रोल रूम बना और सभी स्टेटों में इसका कंट्रोल रूम बना। हर स्टेट ने अपने आदमी रेस्क्यू करने की कोशिश की। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये जो टीम बनी थी ये आज भी हमारे साथ है। कोरोना में 7 साल आज पूरे हो गए हैं। मैंने जैसे बताया हमारे एसपी सिटी हैं, ये सब लोग अपने अपने तरीके से, ज़रूर मुझे पूरी यकीन है कि ये मदद कर रहे होंगे किसी न किसी तरीके से लोगों की। दोस्तों अब मैं दूसरे बिंदु पे आऊँगा। मैंने आपसे पहले बताया था कि 4 भागों में मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। अब मैं जो हमने ये शहर की बात कार्यक्रम किया है, इससे हमने क्या पाया है, मैं इसका एनालिसिस किया है मैंने। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आप लोगों के सहयोग और सपोर्ट का हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं कि आपने इतना सपोर्ट दिखाया। हम लोग 11,000 थे, अब हम 67,000 हैं। तो आपका इतना सहयोग है, हमारा आपस में लिंक बैठा है, तो मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये कम्युनिटी पुलिस का इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। आप हमें बता रहे हैं और हम काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ जो है मुझे कुछ और भी बात कहनी है। जो मैंने अपनी इंटरेक्शन के दौरान देखा, जितने भी पोस्ट आती हैं, या तो आप हमें धन्यवाद करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है आपका फोकस एक ही चीज़ पे रहता है कि हम पास कैसे बनवाएं, हम जो है जो लॉकडाउन के नियम नहीं कहते हैं उसका हम कैसे उसका रास्ता ढूंढें। तो हमने बहुत प्रोएक्टिवली आपका साथ दिया, आपको पास हमने व्हाट्सएप में दिए। तो इतना प्रोएक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं, मतलब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, उनके द्वारा भी जो है बहुत मेहनत करके छोटे छोटे पॉइंट, एडीएम हमारे हैं, कांडपाल हैं, सीडीओ साहब हैं, इनके द्वारा माइन्यूटली जीओस को फ्रेम किया गया ताकि आपको सुविधा घर में ही मिल सके। हमने पूरा प्रयास किया एक प्रोएक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन देने का। हमारी तरफ से मुझे नहीं लगता कोई कमी रखी गई है। जो हम कर सकते थे
अपने ह्यूमन लिमिटेशंस के बीच। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगा कि आपने रेसिप्रोकेट नहीं किया। जो आपको हमसे अपेक्षा थी, मुझे लगता है हम उस पर खरे उतरे हैं, लेकिन जो हमें आपसे अपेक्षा है सोशल डिस्टेंसिंग, वो मुझे जो है रोड पे या बाज़ारों में देखने को नहीं मिल रही है। दोस्तों मैं फिर से कहना चाहूँगा कि ये जो हम आपके लिए सरलीकरण करते हैं जो जियोज़ का, ये आपके एसेंशियल कामों के लिए है, ये आपके घूमने के लिए नहीं है कि आप उसका मिसयूज़ करें, कि आप बिना पास के आ सकते हैं तो उस मिसयूज़ करें, क्योंकि आपकी जान हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप इन सब चीज़ों को अपने हाथ में लेके, पासेस को लेके घर से बाहर निकलते हैं तो आप अपनी जान को खतरा पहुंचाते हैं, और जो अपॉर्चुनिटी आपको होम क्वारंटाइन या घर में रह के बचने की मिल रही है उसको आप लूज़ कर रहे हैं धीरे धीरे। तो इसके साथ साथ दोस्तों जो इसका मेरा ऑब्ज़र्वेशन ये है कि जो आपकी जब आप पोस्ट करते हैं कि साहब मुझे पास दिला दीजिए, मुझे मेडिकल के लिए जाना है, और कुछ लोग तो हमें ये बताते हैं कि भारत सरकार के जियो में अलाउ कर दिया गया है और आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अलाउ नहीं कर रही है, तो इससे एक चीज़ तो बहुत अच्छी रिफ्लेक्ट होती है कि आप अपने राइट्स के लिए बहुत जागरूक हैं, आपको अपने अधिकारों का तो बहुत पता है। लेकिन मैंने ये देखा कि उस किसी भी पोस्ट में किसी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं बताई कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। आपकी जिम्मेदारी भी तो है, हम राइट्स के बारे में तो बात करते हैं लेकिन ड्यूटीज़ के बारे में बात नहीं करते हैं। कि आपने किसी ने भी ये नहीं पूछा कि साहब मैं और अच्छे तरह से सोशल डिस्टेंसिंग कैसे कर सकता हूँ, मैंने दुकान खोली है, मैं क्या चीज़ का ध्यान रखूँ, ये नहीं पूछा किसी ने। केवल आपने ये पूछा कि दुकान खोलनी कैसे है, किस दिन खोलनी है, कितने बजे तक खोलनी है। तो दोस्तों ये इससे जो है मुझे मतलब जहाँ मैंने आपको पहले कहा, मुझे लगा कि जो हमने आपकी तरफ हाथ बढ़ाया उतना हाथ आपका मुझे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। तो मैं चाहूँगा कि हम लोग इसमें ध्यान दें। जो प्रशासन कर रहा है, आप जानते हैं ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। प्रशासन का हाथ आपके साथ है, लेकिन आपका हाथ भी हमें साथ चाहिए, क्योंकि इसी से हम जो है अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख पाएंगे। ये आगे के 1-1.5 महीना बहुत क्रूशियल है, जहाँ केसों में वृद्धि हो रही है, और इसमें जो है डेफिनेटली ये आप तक पहुँच सकता है। तो इसलिए जो होम क्वारंटाइन जितने आपको निर्देश मिल रहे हैं, हम लोग सब अपलोड करते हैं, सिंपल हिंदी में है, उसको पढ़ लीजिए, उसमें कोई किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं उसमें सक्षम हैं। तो फिर मैं दोबारा आपको बताऊंगा दोस्तों कि हमें अपने सोचने का नज़रिया और अपने एटीट्यूड में चेंज करना पड़ेगा। अगर हम ये करेंगे नहीं, अपने करनी और कहनी में अगर अंतर रहेगा कि हम कह तो रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग लेकिन करेंगे नहीं, तो तब तक ना तो हम जो है ये कोरोना वार जीत पाएंगे, और जो हमारा ना ही जो हम नए भारत का संकल्प हम कहते हैं लिया है हमने, ना ही हम वो अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैं दूसरा बिंदु जो आपसे शेयर करना था। इसके बाद तीसरा बिंदु हमारे एसपीओज़ के लिए है जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों जो मुझे केदारनाथ आपदा में और अभी में डिफरेंस लगता है, सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे लगता है एसपीओज़ का, जो आप लोग हमसे जुड़े हैं, इससे हमारा विश्वास बहुत ज़्यादा हुआ। रुद्रप्रयाग एक बहुत छोटा सा ज़िला था जहाँ बहुत कम फोर्स थी, लेकिन अभी इस कोविड में जो है हमारे पास मौका है, हमने आपके साथ जुड़े हैं हम, और हमें इससे विश्वास बढ़ा है। और मेरा ये मानना है कि डेफिनेटली जो हमारा अकेला ज़िला ग्रीन जोन में आया है, ये जो हमारे 3000 एसपीओ हैं उनकी दिन रात की मेहनत का नतीजा भी है। पुलिस के साथ साथ आपने भी कंधे से कंधा मिला के काम किया है। तो दोस्तों अब थोड़ा सा कुछ लोगों ने मुझसे शेयर किया है कि कुछ लोग दुकानदार हैं, अपने काम में जाना चाहते हैं, तो वो लोग भी एसपीओ हैं। तो मेरा एक अनुरोध है कि आप अपने कार्य में चले जाएं। जो लोग कार्य करना चाहते हैं, अपनी आजीविका भी ज़रूरी है आपके लिए, तो हम आपको जो है सप्रेम आपको अप्रिसिएशन लेटर देंगे और आपका नाम हम रजिस्टर में रखेंगे। जब दोबारा अगर लॉकडाउन 1 या कुछ होता है, ऐसी परिस्थिति होती है अगर, तो हम पुनः आपको याद करेंगे। हम नहीं चाहते कि आपका रोज़गार जाए, आप अपना काम करिए। और जो बिल्कुल अभी कुछ लोग जिनके पास समय है, स्टूडेंट्स हैं या कुछ इस प्रकार से हैं जो जुड़े रहना चाहते हैं, अपनी आजीविका भी साथ साथ चला सकते हैं, तो वो हमारे साथ रहें, जो कम से कम 4 घंटे से लेकर 8 घंटे तक की ड्यूटी कर पाएँ, क्योंकि अब हम इनको इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म में डालेंगे। जैसे बीट में कांस्टेबल काम करता है, उसी तरीके से एसपीओ भी अब बीट में काम करेगा।
इसके लिए 2 चीज़ें आप लोगों ने मुझे सुझाव दिए थे। एक तो कि आपके साथ जो लोग बदतमीज़ी करते हैं, तो हमने आपके लिए भी एक यूनिफ़ॉर्म की तरीके से एक हमने ड्रेस प्लान करी है, जो खाकी कलर में ही होगी। जल्द ही जो है हम उसका डिज़ाइन फाइनल करके आप तक उसको पहुंचाएंगे। उसकी कार्य योजना जो है हम बना चुके हैं। इसके बाद कुछ लोगों ने हमसे ये बोला था कि जो अगर कोविड ड्यूटी के दौरान आपको कुछ हो जाता है, चोट लग जाती है, कुछ ऐसी आपदा आप पे आ जाती है, गिर जाते हैं मोटरसाइकिल से, तो उसमें क्या व्यवस्था की जाएगी। तो उसमें स्पष्ट रूप से हमारे सीएम साहब ने कहा है कि आप लोग कोरोना वॉरियर हैं, आपका भी ध्यान वैसे ही रखा जाएगा जैसे पुलिस बल का रखा जाता है। उच्च कोटि का इलाज कराया जाएगा। डीएम साहब ने स्पष्ट निर्देश इसके कर दिए हैं कि जो अगर किसी को चोट आती है कोरोना ड्यूटी के दौरान तो उसका पूर्ण ध्यान रखा जाएगा, तो आप इसमें आश्वस्त हो जाएं। अब दोस्तों लास्ट पार्ट जो है ये हमारा तीसरा भाग था। चौथा भाग हमारा है जो मैंने आज आपको कहा था कि जो आपको डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं उसके बारे में, कि क्या क्वारंटाइन के संबंध में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या इश्यूज़ हैं। तो मैंने देखा ज़्यादातर अभी भी पासेस और इनको लेके लोगों में संशय है। तो सबसे पहले जो है आप जियो देख लीजिए, जो जियो आया है उसमें लिखा हुआ है 31 ज़िले हैं, जिसमें दिल्ली के सारे ज़िले कंबाइन करके एक ही ज़िला बना दिया गया। इस 31 जगह से जो लोग आएंगे वो सारे के सारे DCL सर्विसेज स्मार्ट सिटी देहरादून के पोर्टल में जाके रजिस्टर करेंगे और आ सकते हैं। पास की आवश्यकता नहीं है, रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, आवश्यक है। अगर किसी कारणों से नहीं भी हो पाता है तो उसकी व्यवस्था बैरियर पे भी की गई है, लेकिन रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। तो ये करके आप आ सकते हैं। अगर 31 ज़िलों से हैं तो 7 दिन आपको क्वारंटाइन करना होगा, या वो पेड क्वारंटाइन भी हो सकता है या वो संस्थागत भी हो सकता है, लेकिन 7 दिन क्वारंटाइन होना होगा, ये आवश्यक है। होम क्वारंटाइन आप नहीं जाएंगे। इस जितने भी लोग इस प्रकार के ज़िलों से आ रहे हैं वो सबसे पहले स्क्रीनिंग सेंटर जाएंगे, राधा स्वामी जो हमारे ज़िले का है, और वहाँ पे अपना चेकअप कराने के बाद उनको क्वारंटाइन सेंटर अलॉट किया जाएगा, चाहे वो ज़िले में कहीं से भी आ रहे हों। अगर आप नहीं आते हैं और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बताती है तो ये उल्लंघन माना जाएगा। तो पुनः मुझे कहना है 31 ज़िले जो हैं चिन्हित हैं उनको 7 दिन ज़रूर संस्थागत क्वारंटाइन रहना है। ये हमारे और हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए है। आप सीधे घर चले जाएंगे तो सबको फैला देंगे। उसके बाद सेकंड लोग ये कह रहे हैं कि 14 दिन जब होम क्वारंटाइन ख़त्म हो जाएगा तब क्या करना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें क्या मेडिकल कराना है। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। जिस दिन आप बैरियर के अंदर आए उस दिन से आपका डेट शुरू हो गई होम क्वारंटाइन की। आप घर पहुंच गए, आपका होम क्वारंटाइन शुरू हो गया। चेक करने के लिए आदमी दूसरे दिन भी तीसरे दिन भी आ सकता है, लेकिन जिस दिन आप आए हैं उस दिन से लेके 14 दिन के बाद आप अपना नॉर्मल क्रिया प्राप्त कर सकते हैं। आपको हॉस्पिटल में जाके पुनः चेक नहीं कराना है। लेकिन इसी के दौरान अगर आपको कोई सिम्टम्स आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो तुरंत आप 112 पे कॉल करिए, क्योंकि आपको जो है हो सकता है कोरोना के सिम्टम्स आ रहे हों और आपका चेकअप और टेस्ट और क्वारंटाइन करना ज़रूरी है, आपके लिए भी और आपके परिवार के लिए भी। तो ये आपको मैंने व्यवस्था बता दी। कुछ लोग कह रहे हैं हमें कुछ घंटे के लिए जाना है, तो ये कुछ घंटे की कोई व्यवस्था नहीं है। आपको जो है नोडल अधिकारी जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा अपॉइंटेड हैं उनसे अनुमति लेके ही आप जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप रामपुर होके आना चाहते हैं 2 घंटे, तो जब आप वापस आएंगे तो आप पे सेम शर्त लागू होगी। ये नहीं है कि 2 घंटे में अलग व्यवस्था की गई है, वो आपको अलग से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो जैसे कुछ लोग ड्रॉप करना जाना चाहते हैं, मुरादाबाद में रेलवे स्टेशन पे जाना चाहते हैं, तो मेरा सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप टैक्सी हायर करिए। आपके परिजन जाने हैं, टैक्सी में उनको भेज दीजिए, आप उनको छोड़ने मत जाइए। टैक्सी वाले एग्जेम्प्टेड हैं, वो जब वापस आएंगे तो वो क्वारंटाइन नहीं होंगे, लेकिन आप अगर जाएंगे पर्सनल गाड़ी से तो आप क्वारंटाइन हो जाएंगे। तो इससे इस तरीके से आप इंटेलिजेंटली अगर यूज़ करेंगे तो आप इसको जो है आपका काम भी हो जाएगा और क्वारंटाइन भी नहीं होंगे और ख़तरा भी रिलेटिवली कम हो जाएगा। क्योंकि अगर आप रेलवे स्टेशन जाते हैं तो डेफिनेटली आप कंटेमिनेट हो सकते हैं मुरादाबाद या रामपुर के। उसके बाद जो कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि ड्राइवर क्या क्वारंटाइन होंगे। ड्राइवर बिल्कुल क्वारंटाइन नहीं होंगे जो कमर्शियल वाहन के हैं, लेकिन जो अपने आप को स्वयं प्राइवेट वाहन का ड्राइवर मान रहा है वो क्वारंटाइन होगा, क्योंकि आप किसी काम के लिए नहीं जा रहे, आप अपने व्यक्तिगत काम के लिए जा रहे हैं। वो आदमी आजीविका के लिए जा रहा है, इसलिए वो एग्जेम्प्टेड है। इसके बाद कोई भी अगर डेथ होती है आपके एरिया में, ग्राम प्रधान हो गए या कोई भी आपका नज़दीकी है, नेचुरल हो कैसे भी हो, तो कृपया उसकी सूचना 112 पे ज़रूर दें।
112 डायल करें। डायल में ये आपका टोल फ्री नंबर है, उसमें जो है आप बता सकते हैं कि ये सूचना हुई, उसे कलेक्ट कर लिया जाएगा, वेरीफाई कर लिया जाएगा कि कोई कोरोना डेथ तो नहीं है, ताकि हम लोग अपने आप को सुरक्षित कर सकें। उसमें एसओपी बनाई गई है कि कोविड डेथ के दौरान क्या एसओपी रखनी है, उसमें एसडीएम सीओ आके पूरी एसओपी के तहत कार्रवाई करेंगे। तो नेचुरल डेथ भी है, आप तब भी बता दीजिए, उसमें भी जो है केवल हम लोग एक बार आएंगे, एक बार वेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद अपना क्रियाकलाप आप कर सकते हैं। इसके बाद कुछ लोगों ने, हमारे दोस्तों ने हमारे फेसबुक पे डाला है, इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट करना है हल्द्वानी में, तो आपका अलाउड है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उसमें आपको डीसीएल सर्विसेज में जाइए, उसमें इंटर डिस्ट्रिक्ट का भी है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटर स्टेट मूवमेंट 1 दिन के लिए करना है, तो मैंने आपको बता दिया, अपनी स्टेट में आप कहीं से भी कहीं जा सकते हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि अगर एक उत्तराखंड के एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाते हैं तो क्या क्वारंटाइन होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। अगर आपको कोई क्वारंटाइन कर रहा है 112 पे बताइए, हो सकता है उसको निर्देशों की जानकारी ना हो, उसे बता दिया जाएगा। उसके बाद आपने लिखा है कि ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा है पुलिस सिटीज़न पोर्टल पे, तो इसमें जो है अगर पुलिस सिटीज़न पोर्टल पे नहीं हो पा रहा है इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट में, तो आप जो है स्मार्ट सिटी देहरादून पे कर सकते हैं, वहाँ पे सूचना वो पोर्टल ठीक चल रहा है। उसके बाद आर्मी के लिए क्या होगा? आर्मी के लोग अगर हमारे यहाँ ड्यूटी पे आ रहे हैं तो उनके लिए व्यवस्था है कि वो अपनी यूनिट में ही क्वारंटाइन होंगे। अगर वो रेड जोन से जा रहे हैं तो आर्मी भी हो सकता है, पैरामिलिट्री भी हो सकता है, जो भी है, उनको उनकी संस्था को के माध्यम से ही क्वारंटाइन होना है, और उन्हीं की ड्यूटी है कि वो भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप उनको क्वारंटाइन कराएं। उसके बाद जो है इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए अलग गाइडलाइन आई है, उनको आप पढ़ सकते हैं, हम अपलोड कर देंगे। न्यू व्हीकल के लिए कैसे रजिस्टर करें? उसका टेम्पररी नंबर मिलता है आपको, जब भी वाहन आप खरीदते हैं तो एक टेम्पररी नंबर दिया जाता है, उसको डाल दीजिए आप, तब पास में वही नंबर आ जाएगा। इंटरस्टेट डेली मूवमेंट फॉर फार्मर्स के बारे में मैं कई बार कह चुका हूँ कि फार्मर्स के लिए अलाउड है, धान रुपाई का सीज़न चल रहा है, आप चेक पोस्ट पे जो है सुबह जा सकते हैं, शाम को आप वापस आ सकते हैं, आपके लिए रजिस्टर रखा गया है, लेकिन उसमें वाहन जो है वो कमर्शियल वाहन होना चाहिए, ट्रैक्टर, ट्रॉली या पिकअप। ये आप जो है अपनी प्राइवेट गाड़ी से नहीं जा सकते हैं, और अगर आप शाम तक वापस नहीं आते हैं तो आपके लिए भी वही व्यवस्था है जो बाकी लोगों के लिए। हमें नहीं पता है आप कहाँ गए, क्योंकि हमारे जितने भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं वो 31 ज़िलों की लिस्ट में आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक जो है आपके सवाल थे जो मैंने अभी आपको आंसर कर दिए। पुनः दोस्तों, मैं आपसे कहूँगा कि हमें सीखना चाहिए, जो मैंने आपको पूरी बात बताई है, इसमें कोई भी चीज़ जो है ऐसी नहीं है जिसको हम जीत नहीं सकते, सब हमारे सामर्थ्य के अंदर है, और अगर हमारे में इच्छा शक्ति होगी तो ज़रूर हम कोरोना से जीत पाएंगे। मेरा पुनः अनुरोध है कि इसको अपनी कार्यशैली, जीवन शैली में सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं, अनावश्यक बाहर ना जाएं, जो प्रशासन आपके लिए कर रहा है आप अपने लिए भी करिए। धन्यवाद। जय हिंद।